आज हम लोग पहुँचे हैं जौनपुर में। जौनपुर के गौरा बासापुर के अंतर्गत एक गांव है कबीरुद्दीनपुर, जहां पर कि एक ऐसी घटना होती है अनुराग यादव के साथ कि उसका जो आरोपी है सर जो है धड़ से अलग कर देता है। उसका भी एक कारण है केवल ज़मीनी विवाद, मात्र एक ज़मीनी विवाद दोनों परिवार के बीच रहता है और एक परिवार का जो चिराग है वो बुझ जाता है। लोग दिवाली की तैयारी करते हैं, दिवाली पर अपने पटाखे और दीप जलाने का तैयारी करते हैं, लेकिन किसी के घर का एक चिराग ही बुझ जाता है। फिलहाल देखिए ये वहीं जगह है जिस जगह को लेकर के पूरा जो विवाद है वो हुआ था और पीछे जो आरोपी का घर वो ये बताया जा रहा है। बगल में आप देख सकते हैं कि ये अनुराग यादव का घर है, नीम के पेड़ के बगल में आप उसको भी देख पाएंगे। और जो पूरी घटना हुई थी अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहीं पर उसका शरीर गिरा था और शरीर के बाद जो उसका सर जब धड़ से अलग हुआ तो सर लगभग यहाँ गिरा था और उनकी माता जी लगभग यहाँ पर पहुँच चुकी थी, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा। फिलहाल यहीं पर एक और व्यक्ति हैं जिनसे हम पूरी जानकारी उन्हीं से लेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था, चूँकि वो सही तरीके बता सकते हैं कि आखिरकार मामला क्या था और इस मामले को लेकर के कब से ये विवाद चल रहा था। पूरी जानकारी हम उन्हीं से लेंगे। एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं जो कि उस घटना पर यहाँ पर मौजूद थे और बताइए भी जा रहा है कि आप पर भी हमला हुआ था। जी। थोड़ा चाहेंगे परिचय क्या हुआ, परिचय बताते हुए थोड़ा पूरा घटनाक्रम को एक बार बता दीजिए। मृतक मेरा चचेरा भाई था। उस दिन की घटना जो है वो सुबह 7:15 बजे की, 30 तारीख। 30 तारीख की। मैं और मेरा वो चचेरा भाई इसी रास्ते से, जिस जगह हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, यही वो घटनाक्रम है। इसी रास्ते से निकले, खेत पर जा रहे थे आप। हम और वो मेरा चचेरा भाई छोटा जो अनुराग। अच्छा। ये देख रहे हैं आप, रास्ते में ईंट पड़ा हुआ है। एक दो ईंट और उखड़ा हुआ था, उसी को वो साइड करने लगा। इसी बाद में आरोपी वहाँ अपने बरामदे में बैठा था। वो मना किया कि ऐसा ही वगैरह रास्ते में मत हटाओ, रहने दो। तो हमने भी भाई को मना किया कि कुछ मत करो, रहने दो, जाओ, छोड़ो, हटो, चलो। इतना वो कह के अपने घर में जाता है, परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाता है और सब खुद हाथ में तलवार लिए, बाकी लोगों के हाथ में भी तलवार, धारदार हथियार, गणासी और असलहट से लैस। सभी लोग ललकारते हुए आते हैं, जिसमें मुख्य आरोपी है रमेश, वो सबसे आगे था। बाकी उसके जो परिवार के सदस्य लगभग उससे 10 कदम पीछे ही थे। जब ये बेहद करीब आ गया तो हमने अपने भाई को बोला कि तू घर भाग जा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ चुका था, इसलिए वापस आना संभव नहीं था। तो वो मुझे दौड़ा लिया उधर, ये तो वापस घर चला गया, मुझको दौड़ा के ले गया वहाँ। मैं भागा स्कूल की तरफ, वहाँ तक गया। उसके बाद होता गया कि वो भाई मेरा रिटर्न वापस आ जाता है, मुझे देखने के लिए। हो सकता है कहीं दौड़ाया है, मार ना दे। वहाँ रोड पर जाता है, वहाँ से देखने के लिए। तब तक उसके परिवार के जो और सदस्य थे वो जो है उसको वहीं घेर लेते हैं। और उसके बाद वो रिटर्न वहाँ से आता है, तुरंत गर्दन पे वार करता है और निकल जाता है। कौन वो जो आप आरोपी बताया रमेश मुख्य यादव आरोपी ने ही किया रमेश था? यादव ने ही। अच्छा, तो मतलब आपको वहाँ पर दौड़ाया फिर वापस आने लगा वहाँ से? फिर मुझे नहीं पाया तो वहाँ से रिटर्न वापस आया, वहाँ से दौड़ते वापस आया। तब तक मेरा भाई ये पहुँच गया वहाँ रिटर्न, मुझको देखने की कहीं हो सकता है मार न दे। तब तक उसके परिवार के अन्य सदस्य भी पहुँच चुके, तो वो उसको घेर लेते हैं, तो उसी को मार देता है। ये घटनाक्रम। क्या मामला था, ये विवाद कब से चल रहा है इस जमीन को लेकर के? ठीक है, ये ज़मीन का जो विवाद है वो सन 1995 से चल रहा है। ठीक। और हम इस ज़मीन के संबंध में कई शिकायती प्रार्थना पत्र जो है डीएम साहब के, कप्तान साहब के यहाँ भी दिए। यहाँ से जब सुनवाई नहीं हुई तो मैंने आईजीआरएस पर भी डाला अच्छा। कई प्रार्थना पत्र। उसमें उल्लेख भी किया हमने कि ये जो विवादित ज़मीन है ये बंजर वर्ग की ज़मीन है और इसको जो है खाली करा के सरकारी कार्य में इस्तेमाल कर लिया जाए ताकि विवाद खत्म हो जाए। प्रशासन ने नहीं सुना, राजस्व विभाग भी नहीं सुना। तो लास्ट में हमने विवश होकर के ग्राम प्रधान जरिए, जो वर्तमान में ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव हैं, उनके जरिए इस विवाद को ख़त्म करने की कोशिश किया। तो उनकी मध्यस्थता से आप देखेंगे कि विवाद लगभग के ख़त्म हो चुका था, कि उनकी मध्यस्थता के जरिए ये बुनियाद भरी गई है। यानी विवादित ज़मीन जो है उसको दे दी गई कि भाई आप विवादित टोटल ले जाओ, बाकी इस तरफ हम हो जाते हैं, एक पक्ष है वो उत्तर तरफ हो जाता है, दक्षिण तरफ, काम ख़त्म हो गया। लेकिन इतने नहीं माना, वो भूमाफिया व्यक्ति है, आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। वो सामने देखेंगे ये मेरा बगीचा है, उधर जो तालाब है छोटा सा, ये आराजी चक में चाचा के, इस पर वो मुकदमा कर दिया। कहता कि नहीं अब ये भी मुझको चाहिए,
और वहाँ सड़क तक। हम्म, तो मैं कहा चलो ठीक है, देखा जाएगा। इसीलिए ये फिर ये निर्माण यहाँ नहीं हुआ, यथावत ऐसे सब चल रहा था। अभी कुछ लोग बता रहे हैं जो ये घर बना हुआ है वो भी बंजर की ज़मीन पर है। वही तो है, ये घर भी बंजर की ज़मीन पर है। इसीलिए तो हमने प्रार्थना पत्र आज ये अर्ज पर डाला था। अच्छा। 3-4 प्रार्थना पत्र हमने दिया था, इसलिए कि इसको खाली करा लिया जाए, ताकि जो विवाद चला आ रहा है 30 सालों से वो खत्म हो जाए। अभी प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई किया गया है? अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब हमारे प्रार्थना पत्र पर नहीं की गई तो अभी तो हमने कोई प्रार्थना पत्र दिया ही नहीं कि क्या कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तारी तो हो गई है उन दोनों की। गिरफ्तारी कर लेने से क्या कोई कार्रवाई होती है? गिरफ्तार करके उसका मान सम्मान के साथ जेल भेजा जा रहा है उसे। हम्म, तो क्या मतलब ऐसा बताया जा रहा था कि उसके घर पे कोई एसआई वगैरह था और रसूखदार लोग थे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है? देखिए, जो मुख्य आरोपी है उसका बड़ा भाई पुलिस विभाग में एसआई है, सब इंस्पेक्टर है। सब उसी की साजिश बनाई गई है, उसी की अप्रोच के बदौलत इस घटना को प्री प्लानिंग तरीके से अंजाम दिया गया है। अब क्या सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार से तो हम पहले भी प्रार्थना पत्र जरिए गुहार लगाते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मुझे बेबस होकर के ग्राम प्रधान जरिए जो है इसका समाधान निकालना चाहा, लेकिन वो भी नहीं निकल सका। तो खैर सरकार से हमें बड़ी उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमने प्रार्थना पत्र जरिए भी उम्मीदें लगाई, सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। तो वो भी खत्म हो गई, अब बचा कुछ नहीं है, ना हमें कोई उम्मीद है सरकार से, क्योंकि अगर अपनी लड़ाई लड़नी है तो खुद लड़ेंगे। अभी लेखपाल को भी निलंबित कर दिया गया, उसके लिए क्या कहना चाहिएगा? देखिए, निलंबन होना, लाइन हाजिर होना, ये तो सिर्फ एक ड्रामा है। ये तो कि कोई का मतलब ऐसा मामला उठा तो कुछ ऐसी कार्रवाई करके उसको शांत किया जाए। है, ये तो सिर्फ ड्रामा है ना। कि किसी को निलंबित कर देना, किसी को लाइन हाजिर कर देना, तो ड्रामा है और है ही क्या। अरे भाई, दोषी है तो उनको बर्खास्त करो, सेवा समाप्त करो, उनके ऊपर मुकदमे ठोको, उनकी संपत्ति जब्त करो। कि भाई वो अवैध वसूली कर करके तो मामले को लटका के चलते हैं, तो कार्रवाई ठोस होनी चाहिए जो भविष्य में नज़ीर बने। लेकिन यहाँ तो सिर्फ ड्रामे हो रहे हैं। आरोपी के ऊपर किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? देखिए, जैसा घटना के दिन कप्तान साहब भी आए थे, डीएम साहब भी आए थे, उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि अगले हम 3 दिन में कार्रवाई धरातल पर दिखाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। मतलब 3 दिनों का समय हो चुका, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहाँ तक कि इनकाउंटर की भी बात मुझसे कही गई थी, ऐसा भी कुछ नहीं है। बुलडोजर एक्शन की भी बात कही गई थी, ये भी कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं है। अखिलेश यादव ने भी इस मामले को ट्वीट किया है। ठीक है, उन्होंने ट्वीट किया है, तो मामला यहाँ थोड़ा सा जातिगत मुद्दा हावी हो रहा है। जैसा हमने देखा है कि कई चैनलों पे चल रहा है कि ये शिकायती प्रार्थना पत्र आरोपी एक बार दिया था उसका पिता थाने पर, झूठी शिकायती प्रार्थना पत्र। तो मैं गया थाने पर, हमें यशो साहब वर्तमान समय में राजा राम द्विवेदी हैं, उन्होंने बुलाया। तो मैं गया तो उनसे पूछा क्या मैटर है, कि किस तरह की शिकायती प्रार्थना पत्र बताने लगे। हम कहते तो ऐसी कोई बातें नहीं है, तो फर्जी शिकायती प्रार्थना पत्र है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये जो मैटर है भाई आप लोग निपटाइए, लेकिन सवाल ये है कि देखिए ये अहिर बिरादरी का मसला है। अहिर बिरादरी जब तक मार या मर्डर नहीं करा लेती तब तक मानने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन रहा कि भाई आप एक पक्ष को उकसा रहे हैं, तो ये बड़ी वारदात आप भी चाह रहे हैं। दोनों लोग तो सेम जाति के ही हैं। सेम जात के हैं, तो क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी इस तरह का वक्तव्य दे, ये उचित है? नहीं। भाई आप जाति को टारगेट कर रहे हैं ना। अगर कोई ठाकुर होता, कोई ब्राह्मण होता, तो शायद अभी धरातल पर एक्शन दिखता, लेकिन यह मामला अहिर का है। चलिए, आप वकालत कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छी समझ सकते हैं। परिवार में और कौन कौन सदस्य हैं अब अरविंद के जाने के बाद? भाई, अनुराग के जाने के बाद कोई सदस्य नहीं है। वो 5 बहनों में इकलौता भाई था, केवल उसके पिता हैं, माँ है, 5 बहनें हैं, बाकी हम लोग तो चचेरे भाई हैं। चलिए, कहीं ना कहीं परिवार का जिम्मेदारी तो आप लोगों पर ही आ गई है। देखिए, जिम्मेदारी तो परिवार की है ही, पहले से भी है, आज भी है, आगे भी रहेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सरकारी नुमाइंदे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है, ये
कब लोग तय कर पाएंगे या वो अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कब करेंगे, ये इंतज़ार रहेगा। चलिए देखिए, अनुराग यादव के बड़े भाई हमारे साथ हैं और इस ज़मीन के विवाद को बता रहे हैं कि इसी ज़मीनी का लगभग 1995 से इसका केस चल रहा है और आखिरकार इसका सलूशन तो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक ज़िंदगी को ले गया। और अब दो आरोपी गिरफ्त में हैं, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एनकाउंटर की बात की गई थी और बुलडोजर की भी बात की गई थी। इस सामने जो आप देख पा रहे हैं उनका घर आरोपी का, ये भी बताया जा रहा है कि बंजर की ज़मीन पर बना है, तो कहीं ना कहीं ये भी अवैध है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस तरह की घटनाएं क्या कभी आपने वास्तविकता में देखी या फिर नहीं? कमेंट करके जो बताएगा। राजस्व विभाग के लिए भी 2 शब्द जरूर लिखेगा, जिसने इतने सालों तक इस मामले को उलझा करके रखा था।